अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर फिजिक्स के चैप्टर नंबर 2 स्केलर्स एंड वेक्टर्स के न्यूमेरिकल्स चल रहे हैं हमारे, और पिछली वीडियो तक हम लोग इस चैप्टर के 15 न्यूमेरिकल्स परफॉर्म कर चुके हैं। और आज इस वीडियो के अंदर हम लोग प्रॉब्लम नंबर 16, 17, 18, 19 एंड 20 जो है ये सारे के सारे इस वीडियो के अंदर हम लोग कवर करेंगे। और फिर जो मज़ीद 4 प्रॉब्लम्स रह जाएंगे जो कि 21 से लेकर 24 तक हैं, इसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करके इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे। अच्छा, अभी तक 2 वीडियोस जो हैं वो हम लोग कर चुके हैं न्यूमेरिकल्स के ऊपर, और फिर आज जो ये वाली वीडियो है ये न्यूमेरिकल्स की चैप्टर नंबर 2 की तीसरी वीडियो है। तो स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम नंबर 16 से। काफ़ी आसान सा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम नंबर 16 हमें क्या बता रहा है कि फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ ए। ये आपको एक वेक्टर दिया हुआ है ए, और आपसे बोला जा रहा है कि इसकी प्रोजेक्शन फाइंड करके बताओ ऑन टू द डायरेक्शन ऑफ बी। तो ये वाली जो चीज़ थी ये हम लोगों ने शायद जब हम लोग डॉट प्रोडक्ट पढ़ रहे थे प्रोडक्ट्स ऑफ वेक्टर्स में से, तो उसके अंदर हम लोगों ने शायद कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अंदर ये वाली चीज़ जो है वो वहाँ पे देखी थी, या फिर शायद जब हम लोग डॉट प्रोडक्ट को पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पे भी ये वाली चीज़ जो है वो हम लोगों ने देखी होगी। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर क्या होता है? फर्स्ट करो कि ये आपके पास एक वेक्टर है और यहाँ पे बना लो बेसिकली यही वेक्टर बी है। समझो कि ये वाला एक वेक्टर बी है और ये आपके पास जो है वो वेक्टर ए दिया हुआ है। तो प्रोजेक्शन हम लोगों ने क्या पढ़ा था? प्रोजेक्शन बेसिकली साया को बोलते हैं, साया। तो वो आपसे क्या बोल रहे हैं कि आप प्रोजेक्शन यानी कि साया निकाल के बताओ इस वेक्टर ए का ऑन टू द डायरेक्शन ऑफ बी। मतलब ये कि अगर यहाँ से हम लोग इसके ऊपर रोशनी मारें तो इसका जो प्रोजेक्शन नीचे बनेगा ये वाला, आपको ये कैलकुलेट करके बताना है। ये वाली चीज़ जो है आपको निकाल के बतानी है, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन टू द डायरेक्शन ऑफ बी। और इसे हम लोग इफेक्टिव कंपोनेंट भी बोलते हैं। ये भी हम लोगों ने शायद उसी वीडियो के अंदर जो वो देखा था कि जो प्रोजेक्शन होती है बेसिकली, या फिर ये वाला जो आपके पास हिस्सा आता है जिसे आप लोग प्रोजेक्शन बोलते हो, ये बेसिकली इफेक्टिव कंपोनेंट होता है। इफेक्टिव कंपोनेंट होता है कि जो हमें डॉट प्रोडक्ट के अंदर वैल्यू या फिर प्रोडक्ट की वैल्यू निकाल के दे रहा होता है। ये वाली चीज़ आप लोगों को जब आप लोग वाली वीडियो देखोगे तो समझ में आ जाएगी। ये हमने बेसिकली वहाँ पे डिस्कस की हुई है। तो सॉल्व करते हैं। अगर इन 2 वेक्टर्स का आपको डॉट प्रोडक्ट निकालना हो तो कैसे निकालोगे? बी डॉट ए इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी और वेक्टर ए का ये वाला कंपोनेंट। ये वाली चीज़ आप लोगों को जो है वो याद आ रही होगी कि हमने वर्क की एग्जांपल ली थी और देखा था कि डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे हो रही थी, और यहाँ से अगर फोर्स इस तरह से लगाई जा रही हो इसके ऊपर, ब्लॉक के ऊपर, तो जो इफेक्टिव कंपोनेंट होता है वो एफ एक्स वाला होता है जो इस ब्लॉक को मूव करवा रहा होता है। एफ वाई वाला जो होता है वो हमारे पास ज़ाया हो रहा होता है, या फिर दूसरे लफ्ज़ों में वो वेट से कैंसिल आउट हो रहा होता है। तो इफेक्टिव कंपोनेंट हमें चाहिए होता है। मतलब अगर वर्क यहाँ पे निकालो, इस केस के अंदर अगर यहाँ पे एंगल बन रहा है तो यहाँ पे आप लोग वर्क डन कैसे निकालोगे? वर्क डन इज इक्वल्स टू एफ एक्स इंटू डी, एफ एक्स डॉट डी। यही वाली चीज़ बेसिकली हमने वहाँ पे भी डिस्कस की हुई है, तो तभी हम लोग इतना डीप पे नहीं जा रहे इसकी। तो सिंपली यहाँ पे क्या आएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ बी और साथ में प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन टू द डायरेक्शन ऑफ बी, या फिर इफेक्टिव कंपोनेंट ए का। अच्छा, अब हमें ये वाली चीज़ जो है वो फाइंड करनी है, तो इसके लिए ये भी होना चाहिए और ये भी होना चाहिए, और ये दोनों हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं क्योंकि उन्होंने हमें दोनों के दोनों वेक्टर फॉर्म के अंदर दिए हुए हैं। तो सबसे पहले अगर बात की जाए बी डॉट ए की, तो बी डॉट ए कैसे निकलेगा? ये भी हमने डॉट प्रोडक्ट की शायद लास्ट प्रॉपर्टी के अंदर देखा था कि अगर आपको वेक्टर प्रोडक्ट या फिर वेक्टर फॉर्म के अंदर कोई वेक्टर दिया हुआ हो, दोनों वेक्टर्स, और आपको बोला जा रहा हो कि डॉट प्रोडक्ट निकालो, तो आप लोग कैसे निकालते हो? उसका जो फार्मूला था वो ये था, x1 x2 प्लस y1 y2 प्लस आपके पास z1 और z2। डॉट प्रोडक्ट ऐसे निकलता है, और शायद इस तरह का प्रॉब्लम भी हम लोग पीछे जो परफॉर्म करके आए हुए हैं, तो आसानी से आप जो है वो यहाँ पे बी डॉट ए निकाल लो। अच्छा, यहाँ पे x1 की जगह पे 1 है तो 1, और साथ में x2 की जगह पे जो 4 है तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। फिर प्लस यहाँ पे माइनस का 2 है y1 की जगह पे,
और y2 की जगह पे माइनस का 4 है, तो यहाँ पे y2 की जगह पे माइनस का 4 प्लस z1 की जगह पे आपके पास 1 है और z2 की जगह पे आपके पास पॉजिटिव 7 है, तो पॉजिटिव 7 यहाँ पे। इससे सॉल्व करो, 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 4 आएगा। ये माइनस और ये माइनस जो है वो प्लस हो जाएंगे और प्लस 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 होता है, तो 2 4 ज़ार 8 और यहाँ पे प्लस का 7, इन्हें जो है वो आप लोग ऐड कर लो तो आपके पास b डॉट a की वैल्यू आ जाएगी। 4 और 8 को जब आप लोग ऐड करोगे तो 12 आएगा और 12 में 7 जब आप लोग ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 19। तो b डॉट a की जो वैल्यू आई आपके पास वो 19 यूनिट्स आई। फिर इसके बाद जो चीज़ चाहिए हमें इस फॉर्मूले के अंदर डालने के लिए वो मैग्नीट्यूड ऑफ b है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ b जो है वो भी आप लोग आसानी से निकाल सकते हो। मैग्नीट्यूड निकालने का जो फार्मूला है वो हमें पता है कि कैसे निकाला जाता है। तो वेक्टर b ये रहा, मैग्नीट्यूड का फार्मूला क्या होता है यहाँ पे निकाल लेते हैं कि b का मैग्नीट्यूड अगर निकालना है तो i वाली वैल्यू का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर प्लस j के साथ जो वैल्यू है उसका स्क्वायर यानी कि माइनस के 4 का स्क्वायर और प्लस आपके पास k के साथ जो वैल्यू है उसका स्क्वायर और ऊपर अंडर रूट। तो जो मैग्नीट्यूड आएगा b का वो कितना आएगा, 4 का जो स्क्वायर होता है वो 16 होता है और फिर यहाँ पे दोबारा से 4 का स्क्वायर 16 होता है। ये माइनस ख़त्म हो जाएगा जब ये स्क्वायर इस पे गिरेगा, पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। और 7 का जो आपके पास स्क्वायर होता है वो कितना होता है 49, 7 7 ज़र 49। अब यहाँ पे इन सब को ऐड करो तो कितना आएगा 16 16 जो है 32 हो जाएगा और 32 में आप जो है वो ऐड करो 49 तो अंडर रूट के अंदर 81 आएगा। तो 81 हमें पता है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है और इसे जब आप लोग सॉल्व करोगे तो आंसर आपके पास 9 आएगा 9 यूनिट्स। तो दोनों चीज़ें हमारे पास आ चुकी हैं, b डॉट a भी आ गया है और आपके पास मैग्नीट्यूड ऑफ b भी आ गया है। इस इक्वेशन के अंदर डालो जिसे आप लोग बोल दो कि इक्वेशन नंबर 1 है। इक्वेशन नंबर 1 के अंदर ये दोनों वैल्यूज डालो और प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन टू द डायरेक्शन ऑफ b जो आपके पास निकल के आ जाएगी। यहाँ पे जो है वो हम लोग ये चीज़ भी कर लेते हैं। इक्वेशन नंबर 1 में अगर डालें तो b डॉट a की वैल्यू कितनी आई 19 इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ b कितना आया 9 और साथ में a और b मतलब प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन टू द डायरेक्शन ऑफ b। अब ये यहाँ पे आगे डिवाइड हो जाएगा तो सिंपली a डॉट b की क्या वैल्यू आई है या फिर प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन टू द डायरेक्शन ऑफ b की क्या वैल्यू आई है 19/9। बस ये आपके पास आंसर है जो कि शायद आपकी बुक के अंदर भी लिखा हुआ है। तो ये सिंपल सा प्रॉब्लम था, प्रॉब्लम नंबर 16। अब बढ़ते हैं प्रॉब्लम नंबर 17 की तरफ और देखते हैं कि वो क्या है। एक्सिस जी, तो ये आपके पास प्रॉब्लम नंबर 17 है और काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। इसके अंदर आपको बोला जा रहा है कि आप एंगल्स की वैल्यू निकाल के बताओ, अल्फ़ा बीटा और गैमा ये तीनों एंगल्स की वैल्यू निकाल के बताओ जो कि एक वेक्टर ए बना रहा है x के साथ, y के साथ और z एक्सिस के साथ। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो फ़र्ज़ करो कि ये आपके पास जो है वो y एक्सिस है, ये x एक्सिस है और यहाँ पे जो है ये आपके पास z एक्सिस है। मतलब यहाँ से यूँ जो है ये बाहर निकल रहा है z एक्सिस, कुछ इस तरह से अगर ड्रॉ होगा तो ये इस तरह से होगा। ये हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि z एक्सिस को हम लोग 2D के ऊपर नहीं ड्रॉ कर सकते, ये कुछ यूँ बाहर निकल रहा होगा। तो आपको एक वेक्टर दिया हुआ है ये वाला 3i माइनस का 6j और साथ में प्लस का 2k और वो भी कुछ इस तरह से होगा, मतलब यूँ ड्रॉ करना पड़ेगा, लेकिन वो भी हम लोग ड्रॉ नहीं कर सकते तो उसको सिंपली हम लोग यूँ ड्रॉ करेंगे। तो ये आपके पास वेक्टर a दिया हुआ है और आपसे बोला जा रहा है कि ये जो वेक्टर है, ये जो एंगल बना रहा है x एक्सिस के साथ अल्फ़ा वाला, y के साथ बीटा वाला और z के साथ गैमा वाला, ये तीनों की तीनों आप लोग निकाल के बताओ। मतलब ये वाला जो आपके पास वेक्टर है ये x वाले एक्सिस के साथ भी कुछ एंगल बनाएगा, इसको आप लोग बोल दो कि ये गैमा है। ये जो है ये y एक्सिस के साथ भी जो है वो एंगल बनाएगा, ये वाला अल्फ़ा है। y एक्सिस के साथ जो ये एंगल बना रहा है ये बीटा है और ये वाला वेक्टर z एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है वो आपके पास गैमा है।
अच्छा, ऐसे यहाँ पे समझना जो है वो थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि ये एक 3D शेप है और हम लोग इसे 2D के ऊपर समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसे हम लोग कुछ इस तरह से समझते हैं कि फ़र्ज़ करो कि ये आपके पास 3 एक्सिस हैं जो कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। ये आपके पास 3 एक्सिस हैं जो कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। तीनों के दरमियान जो एंगल है वो आपके पास 90 डिग्री है। ये तीनों एक्सिस हैं। ये फ़र्ज़ करो कि ये वाला जो है ये एक्स एक्सिस है, ये जो है ये आपके पास वाई एक्सिस है, और ये जो बाहर आ रहा है ये आपके पास जेड एक्सिस है। तो इसे आप लोग कुछ इस तरह से समझ सकते हो। अच्छा, अब जो ये आपको वेक्टर ए दिया हुआ है, इसकी वैल्यूज़ तीनों के अंदर आ रही हैं। ये अगर आप लोग देखो तो एक्स एक्सिस के अंदर जितनी इसकी वैल्यू आ रही है वो 3i है, यानी कि ये एक्स एक्सिस के अंदर 3 गुना, या फिर इसकी जो वैल्यू वो 3 है, 3 यूनिट्स है। जितनी भी अगर आप लोग यूनिट कोई सी भी जो है वो मेजर कर सकते हो। यहाँ पे यूनिट नहीं दी हुई तो आप 3 यूनिट जो है वो देख लो कि इसकी जो वैल्यू एक्स एक्सिस के अंदर जा रही है वो 3 यूनिट जा रही है, वाई एक्सिस के अंदर -6 और जेड एक्सिस के अंदर 2, मतलब तीनों एक्सिस के अंदर कुछ ना कुछ वैल्यूज़ हैं। तो इसका मतलब क्या कि ये इस तरह से दरमियान में होगा, ये इस तरह से दरमियान में होगा। इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू एक्स एक्सिस के ऊपर भी जा रही होगी, इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू आपके पास वाई एक्सिस के अंदर भी आ रही होगी, और इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू आपके पास जेड एक्सिस के अंदर भी आ रही होगी। मतलब ये दरमियान में कुछ इस तरह से होगा। अब ये एंगल बना रहा है, अगर आप लोग देखो तो यहाँ पे भी इसका कुछ एंगल बन रहा है। फ़र्ज़ करो कि ये कोई भी एक एक्सिस है, एक्स एक्सिस समझ लो इसको कि ये एक्स है, तो इसके साथ यहाँ पे इसके साथ कुछ ना कुछ एंगल बन रहा होगा। ये ब्लू वाला जो है ये वाई एक्सिस है, तो इसके साथ भी कुछ ना कुछ एंगल बन रहा होगा। और अगर आप लोग गौर करो तो जेड एक्सिस के साथ भी इसका कुछ ना कुछ एंगल बन रहा होगा। तो वही इन्होंने पूछा है कि आप एंगल अल्फ़ा, बीटा और गैमा जो है वो कैलकुलेट करके बताओ। अच्छा, अब अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो ये वाली जो चीज़ इन्होंने दी हुई होती है हमें 3i, इसका मतलब क्या होता है कि ये 3 यूनिट्स एक्स एक्सिस की डायरेक्शन के अंदर। अगर यहाँ पे हम लोग एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाने की कोशिश करें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ये आपको 3 यूनिट वैल्यू उन्होंने दी हुई है। एक्स अगर एक ही उसके अंदर हम लोग समझते हैं इसको। पहले तीनों एक्सिस को मिटाओ, आप कंसिडर करो कि वेक्टर ए जो है वो अभी फ़िलहाल सिर्फ एक्स एक्सिस की डायरेक्शन के अंदर है, सिर्फ एक्स एक्सिस की डायरेक्शन के अंदर हम लोग इसको समझ रहे हैं। तो ये आपके पास वेक्टर ए है, और अगर हम लोग इसकी वैल्यू देखें यहाँ पे तो ये हमें क्या बता रहा है कि वेक्टर ए एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में 3 यूनिट्स है। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो आपके पास 3 यूनिट्स होगा। और एंगल आपने कौन सा कैलकुलेट करना है, ये वाला जिसे आप लोग एंगल अल्फ़ा बोल रहे हो। ये एंगल कौन सा है, राइट एंगल, जिसे हम लोग 90 डिग्री बोलते हैं। ये आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया है यहाँ पे। अच्छा, अब अगर यहाँ पे इसको सॉल्व करें तो एक चीज़ हम लोग जो है वो ये इसका मैग्नीट्यूड वो भी निकाल सकते हैं। तो इसका मैग्नीट्यूड भी हम लोग निकाल लेते हैं, और वो क्यों निकाला है हमने वो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, 3 का स्क्वायर प्लस माइनस के 6 का स्क्वायर और प्लस आपके पास 2 का स्क्वायर और ऊपर अंडर रूट। 3 का स्क्वायर 9 प्लस 6 का स्क्वायर जो वो 36 और प्लस यहाँ पे जो आपके पास कितना आएगा 4। ये मैग्नीट्यूड आ रहा है ए का, और ये कितना आ गया 36 और 4 40 और 49, और यहाँ पे आपके पास 7। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना आ गया 7। मतलब ये कि ये जो आपके पास वेक्टर ए है इसकी लेंथ, क्योंकि मैग्नीट्यूड जो होता है वो बेसिकली वेक्टर की लेंथ को भी बता रहा होता है। ये हमने बात जो है वो पहले भी डिस्कस की हुई है कि ये जो लेंथ होती है इस एरो की, ये बेसिकली मैग्नीट्यूड को शो कर रही होती है कि कितना मैग्नीट्यूड है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि वेक्टर ए जो है इसका मैग्नीट्यूड आपके पास 7 यूनिट्स है, यानी कि ये इतना ज़्यादा, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये 7 यूनिट है। और हमें पता है कि राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर 90 डिग्री की अपोजिट साइड क्या होती है, हाइपोटेन्यूस। और एंगल अगर आप लोग ये वाला कंसीडर कर रहे हो तो इसके साथ ये वाली जो साइड होती है ये आपके पास बेस होती है, क्योंकि इन्हीं दोनों की वैल्यूज़ हमें पता है 7 और 3, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो 3 और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है 7 है। इन्हीं दोनों की वैल्यूज़ पता है। अब अगर यहाँ पे हम लोग देखेंगे कौन सा ऐसा रेशो है कि जो इन दोनों चीज़ों को कंटेन करता है, यानी कि जिसके अंदर हाइपोटेन्यूस भी आता है और बेस भी आता है, तो वो कॉस थीटा है। कॉस थीटा इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। अगर आप लोगों को याद हो तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है।
तो यहाँ पे हम लोगों को बेस की भी वैल्यू पता है, हाइपोटेन्यूज की भी वैल्यू पता है, थीटा आसानी से निकल आएगा। तो यहाँ पे अब जो हम लोग इस एक्स एक्सिस के लिए काम करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो एंगल ए की एंगल बोल रहा हूँ, इसकी हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी है, ये सबसे पहले तो बताओ कि ये हाइपोटेन्यूज है और इसकी वैल्यू 7 है। और इसके बाद जो ये आपके पास यहाँ पे एक्स एक्सिस के अंदर जितनी वैल्यू ए की दी हुई है, यानी कि फ़र्ज़ करो कि बेस है, तो बेस की वैल्यू कितनी दी हुई है आपको 3। तो कॉस थीटा के अंदर डाल दो कॉस अल्फ़ा इज इक्वल्स टू बेस की वैल्यू 3 और अपॉन में आपके पास जो है वो 7 और यहाँ ये गैमा लगा दिया हमने, यहाँ पे अल्फ़ा आएगा कॉस अल्फ़ा, क्योंकि ये एक्स एक्सिस के साथ हम लोग देख रहे हैं ना, तो अल्फ़ा आएगा यहाँ पे इज इक्वल्स टू ये आपके पास बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज की वैल्यू डाल दिया आपने। अब अल्फ़ा यही रहेगा, वहाँ कॉस जाके जो है इन्वर्स हो जाएगा, तो 3/7। इसे सॉल्व करो, आपके पास जो है वो एंगल अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी। तो कॉस इन्वर्स और 3/7 और इसका जो आंसर आ रहा है वो आपके पास 64 आ रहा है। तो एंगल अल्फ़ा जो है वो आपके पास कितना आया 64.62 डिग्री। इसी तरह अगर एंगल बीटा की बात करें तो अब आप लोगों को वाई एक्सिस को कंसीडर करना पड़ेगा। फ़र्ज़ करो कि वाई एक्सिस है और अब ये वाली चीज़ जो है वो यहाँ से आप लोग मिटा दो, ये वाली चीज़ जो है यहाँ से मिटा दो और यहाँ पे बता दो कि ए जो है वो 7 यूनिट है, यानी कि हाइपोटेन्यूज जो है वो 7 यूनिट है और एंगल जो है वो कुछ इस तरह से बनेगा, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल कुछ अब इस तरह से बनेगा। अच्छा, यहाँ पे अगर देखें हम लोग तो आपको वैल्यू कितनी दी हुई है बी के अंदर, नेगेटिव का 6 यूनिट, यानी कि ये वाई एक्सिस के अंदर नेगेटिव का 6 यूनिट है। अच्छा, ये यहाँ पे इन्होंने माइनस के अंदर दी हुई है वैल्यू, तो असल में जो इसकी डायग्राम बनेगी वो नेगेटिव वाई एक्सिस के अंदर जाएगी, यानी कि ये नेगेटिव वाई है और जो वेक्टर होगा वो बेसिकली यहाँ पे होगा। ये तो हम लोगों ने खुद ही सिर्फ समझने के लिए डायग्राम बनाई ना। असल में क्या होगा कि ये वाला जो वेक्टर होगा वो नेगेटिव वाई के अंदर होगा, लेकिन चूंकि हम लोग सिर्फ समझ रहे हैं तो काम इससे भी चल जाएगा, यानी कि हम लोग कॉस थीटा जब लगाएंगे तो वो तो सही वाली वैल्यू ही देगा और हम लोग माइनस के ही साइन को यूज़ करेंगे। तो सिर्फ फ़र्ज़ करो कि ये वेक्टर जो है वो फिलहाल नेगेटिव वाई के अंदर है, मतलब ये जो है आपके पास नेगेटिव वाई है, सिर्फ इमेजिन कर लो। अच्छा, इसके साथ जो एंगल बन रहा होगा ये कौन सा होगा, एंगल बीटा, जो कि हम लोगों को कैलकुलेट करके बताना है। ये राइट एंगल आपके पास एक ट्रायंगल बन रहा है, 90 डिग्री के साथ वाली जो अपोजिट जो साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है, एंगल के बिल्कुल एडजेसेंट साइड जो होती है वो आपके पास क्या होती है, बेस, और जो बच जाती है वो परपेंडिकुलर होती है, उससे हमारा कोई फ़िलहाल लेना देना नहीं है। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू में पता है, ये जो बेस है इसकी कितनी वैल्यू दी हुई है, नेगेटिव का 6, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो वैल्यू है इसका जो पार्ट वाई एक्सिस के अंदर आ रहा है वो माइनस का 6 आ रहा है। असल में क्या होगा, ये नेगेटिव वाई के अंदर होगा, लेकिन हम लोगों ने समझने के लिए इसी को जो है वो नेगेटिव वाई को कंसीडर कर रही है, क्योंकि हम लोग जो है वो सिर्फ यहाँ पे समझ रहे हैं। तो इसे जब सॉल्व करोगे आप लोग तो दोबारा से कॉस बीटा इज इक्वल्स टू बेस की वैल्यू, यानी कि इसकी जो बेस की वैल्यू वो आपके पास माइनस का 6 है और जो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू वो 7 है। तो यहाँ पे जो इसको सॉल्व कर लो करोगे, जब आप लोग कॉज वहाँ पे लेके जाओगे बीटा को निकालने के लिए, तो कॉज इनवर्स माइनस का 6/7 और इसे सॉल्व करो तो आपके पास एंगल बीटा की वैल्यू आ जाएगी। तो कॉज इनवर्स और माइनस का 6 डिवाइडेड बाय 7, माइनस का 6 डिवाइडेड बाय 7 और इसका जो आंसर आ रहा है वो आपके पास 148.99, यानी कि ये 149 तक है, 149 डिग्री आपके पास जो है इसकी वैल्यू आ रही है। और z एक्सिस के अंदर भी बेसिकली यही वाला काम होगा, तो इसे हम लोग डायग्राम की मदद से नहीं समझेंगे, डायरेक्ट जो है वो हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं। कैसे कि हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे 3 यानी कि x वाली एक्सिस के अंदर जितनी वैल्यू आ रही थी वो, और नीचे इसका मैग्नीट्यूड रख के कॉस थीटा मतलब इस तरह से सॉल्व किया, इस तरह वो भी इसी तरह से सॉल्व होगा, राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा और ये सब चीज़ें। तो कॉस गैमा के लिए हम लोग क्या करेंगे कि z एक्सिस के अंदर जितनी उसकी वैल्यू जा रही है, यानी कि ये बेस होगा वहाँ पे और नीचे इसका हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आएगी, और फिर ऐसे ही आप लोग जब इसे सॉल्व करोगे तो 2/7 इसे कैलकुलेटर में डाल के सॉल्व करो तो आपके पास जो है वो आंसर आ जाएगा, यानी कि कॉज इनवर्स और 2 डिवाइडेड बाय 7। तो यहाँ पे जो इसकी वैल्यू आ रही है गैमा की वो कितनी आ रही है,
0.39। तो ये आपके पास जो है वो अल्फ़ा बीटा और गैमा की वैल्यूज़ है। ये था आपके पास प्रॉब्लम नंबर 17। अब बढ़ते हैं हम लोग प्रॉब्लम नंबर 18 के ऊपर और देखते हैं कि वो क्या है। ओके, तो ये आपके पास प्रॉब्लम नंबर 18 है और काफ़ी आसान सा प्रॉब्लम है। आपको बोला जा रहा है कि वर्क डन जो है वो निकाल के बताओ। अगर आपके पास जो डिस्प्लेसमेंट है वो ये है और जो आपके पास फोर्स की वैल्यू वो इतनी है। तो ये तो बच्चों वाला प्रॉब्लम है। वर्क डन का फॉर्मूला हमें पता है कि क्या होता है, F.D। तो यहाँ पे फोर्स की वैल्यू डाल दो जो कि 2i माइनस का j माइनस का k है, और डॉट यहाँ पे d की जगह पे जो है वो चूँकि उन्होंने r से रिप्रेजेंट किया हुआ तो यहाँ पे r लगा दो। तो यहाँ पे r की वैल्यू लिख दो 3i प्लस का 2j और माइनस का 5k। और इन दोनों को किस तरह से सॉल्व करना है वो आप लोगों को पता है। डॉट प्रोडक्ट के अंदर जो है वो हम लोगों ने देखा था कि अगर आपको दो वेक्टर्स वेक्टर फॉर्म के अंदर दिए हुए हों, यानी कि i j k की फॉर्म के अंदर दिए हुए हों, तो उसे कैसे सॉल्व करते हैं। x1 x2 y1 y2 और प्लस का z1 z2। तो 2 और यहाँ पे 3 आएगा, प्लस का माइनस का 1, और यहाँ पे जो आपके पास y2 की जगह पे जो वैल्यू है वो आपके पास 2 है, फिर प्लस का यहाँ पे जो आपके पास ये कितना है, f की वैल्यू सिर्फ की है तो माइनस का 1 और इंटू माइनस का 5। इसे सॉल्व करो तो आपके पास वर्क डन की वैल्यू आ जाएगी। तो 2 3 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो 6 आएगा, फिर प्लस माइनस माइनस और 2 1 2, और यहाँ पे जो ये माइनस और माइनस है आपस में प्लस हो के जो है वो प्लस बना देंगे इसको, माइनस माइनस प्लस, और प्लस प्लस जो है वो आपके पास प्लस आता है। तो 1 और 5 जब मल्टीप्लाई होंगे तो 5। फिर यहाँ पे आपके पास फाइनली वर्क की क्या वैल्यू आएगी, 6 में से 2 माइनस होंगे तो 4 बचेगा, और 4 और 5 जब ऐड होंगे तो आपके पास 9 आएगा और साथ में जूल्स, क्योंकि वर्क की जो यूनिट है वो आपके पास क्या होती है, जूल। तो 9 जूल। ये सिंपल सा प्रॉब्लम था, प्रॉब्लम नंबर 18। अब बढ़ते हैं प्रॉब्लम नंबर 19 की तरफ और देखते हैं कि वो क्या है। सेकंड जी, तो ये हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 19 है, जिसके अंदर वो हमें क्या बता रहे हैं कि वर्क डन फाइंड करो। फाइंड वर्क डन, जब आपको फोर्स की वैल्यू दी हुई है 30,000 न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट की भी वैल्यू दे दी है जो कि आपके पास कितनी है, 45 मीटर। मतलब एक बॉडी के ऊपर इतनी फोर्स लगाई गई और उसने इतना जो है वो डिस्प्लेस किया है। तो आप वर्क डन निकाल के बताओ पार्ट ए के अंदर जब फोर्स मोशन की डायरेक्शन के साथ हो। मतलब ये कि ये आपके पास बॉडी है और ये इस तरफ मूव कर रही है, इसकी डिस्प्लेसमेंट यहाँ हुई है और जो फोर्स आपने लगाई है वो भी इसी की डायरेक्शन के अंदर है। फोर्स और मोशन जो है वो दोनों सेम डायरेक्शन के अंदर है। इसका क्या मतलब है कि उन्होंने हमें ये बताया हुआ है कि इसके अंदर अगर हम लोग डाटा बनाएं तो एंगल जो है वो आपके पास 0 डिग्री है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल 0 डिग्री है और इस केस के अंदर आप लोगों को उन्हें कैलकुलेट करके बताना है वर्क डन, कि वर्क डन कितना होगा। और अगर आप लोग आंसर को देखो तो इसके अंदर आंसर के अंदर उन्होंने पार्ट ए के अंदर 2 चीज़ें बताएंगी, और सवाल को भी अगर पढ़ो तो उसके अंदर दोनों पार्ट ए और पार्ट बी डिफाइन करने के बाद उन्होंने आपसे पूछा हुआ है कि रेट ऑफ डूइंग वर्क भी बताओ। रेट ऑफ डूइंग वर्क जो कि हमें पता है कि पावर होता है, तो आपको पावर भी बतानी है जब आपके पास वेलोसिटी की वैल्यू 2 मीटर पर सेकेंड हो, दोनों केस के अंदर। अच्छा, पार्ट ए के अंदर क्या बताना है कि जब फोर्स आपके पास मोशन की डायरेक्शन के अंदर हो, यानी कि एंगल 0, और पार्ट बी के अंदर यहाँ लिख दो कि ये पार्ट ए, और पार्ट बी के अंदर जो है आप लोगों ने क्या बताना है कि जब आपके पास एंगल कितना बन रहा हो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान। ये डिस्प्लेसमेंट है और यहाँ पे आपके पास जो है फोर्स कुछ इस तरह से लग रही है, यानी कि इनके दरमियान जो एंगल है वो 40 डिग्री है। सबसे पहले तो एंगल यहाँ पे 40 डिग्री है और आपको इस केस के अंदर वर्क डन भी बताना है, और फिर उसके बाद जो है वो आपको पावर बतानी है, पावर भी बतानी है दोनों केसेस के अंदर। कब कि जब आपके पास वेलोसिटी की वैल्यू 2 मीटर पर सेकेंड हो, वेलोसिटी की वैल्यू 2 मीटर पर सेकेंड हो। तो आपको 2 चीज़ें बतानी है, एक वर्क और दूसरी पावर। एक वर्क और दूसरी पावर दोनों केसेस के अंदर, पार्ट ए और पार्ट बी के अंदर। अच्छा, अगर इसे हम लोग सॉल्व करें, इसे जो है वो यहाँ पे लिख दो कि वेलोसिटी जो आपके पास 2 मीटर पर सेकेंड है, तो वर्क डन तो आसानी से निकल आएगा इस केस के अंदर। कैसे कि वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, F इंटू डी कॉस थीटा। यहाँ पे जो थीटा है वो चूँकि 0 आएगा
तो f इंटू डी कॉज 0 डिग्री, और बेसिकली इसके अंदर जो है वैल्यूज़ भी यहीं पे पुट कर दो कि 30,000 न्यूटन इंटू 45 और कॉज 0 डिग्री। कॉज 0 डिग्री हमें पता है 1 के इक्वल होता है, तो यहाँ पे जो है 1 आ जाएगा। और आप सारी की सारी जो है वो वैल्यू कैलकुलेटर के अंदर डालो तो डायरेक्ट आपको वो आंसर मिल जाएगा। 30,000 मल्टीप्लाइड बाय 45 और कॉस 0 लिखो या नहीं लिखो एक ही बात है, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 आती है। तो कॉस 0 भी अगर लिखोगे और अगर नहीं भी लिखोगे तो आंसर दोनों में सेम आएगा, जो कि कितना है, वर्क डन इज इक्वल्स टू 1350 और 000, और यहाँ पे आपके पास जूल्स के अंदर आपकी वैल्यू आएगी। ये आपके पास वर्क डन है। और अगर यहाँ पे भी आप जो है वो वर्क डन कैलकुलेट कर लो तो वर्क डन कैसे कैलकुलेट करोगे, वेलोसिटी यहाँ पे जो है वो 2 मीटर पर सेकेंड होगी। तो वर्क डन कैसे निकालोगे, वर्क डन इज इक्वल्स टू 30,000 न्यूटन इंटू 45 इंटू कॉस 40। तो इसे सॉल्व करो तो आपके पास कितना आंसर आएगा, 30,000 मल्टीप्लाइड बाय 45 और मल्टीप्लाइड बाय कॉस 40। तो आपके पास जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 103,415,998, और साथ में इसके साथ जो इसकी यूनिट आएगी वो जूल्स आएगी। तो ये आपके पास जो है वर्क डन की वैल्यू आ गई। अब हमें निकालनी है पावर। पावर का जो बेसिक हमने फॉर्मूला पढ़ा है वो क्या होता है, मैट्रिक क्लास की बात कर रहे हैं कि वहाँ पे जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, वर्क डन अपॉन टाइम, यानी कि रेट ऑफ डूइंग वर्क। यहाँ पे इसकी डेफिनेशन भी लिखी हुई है कि रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी कि टाइम के हिसाब से आप देखो कि कोई बंदा कितना वर्क डन कर रहा है। इसका एक और फार्मूला पढ़ा था हमने, क्या पढ़ा था, पावर इज इक्वल्स टू एफ इंटू वी, जो कि इसी फार्मूले से बना हुआ है। अगर इसको डेरिवेशन भी अगर आप लोग देखें तो वर्क डन किसके इक्वल होता है, एफ इंटू डी, अपॉन में टी है, और डी अपॉन टी किसके इक्वल होता है, वेलोसिटी के। तो एफ इंटू वी इस तरह से इसका फॉर्मूला बना है, जो कि यहाँ पे यूज़ होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने हमें वेलोसिटी की वैल्यू दी हुई है, टाइम नहीं दिया हुआ, वेलोसिटी दी हुई है, तो ये वाला फार्मूला इसका इस्तेमाल होगा। तो इस फार्मूले को जो है वो यहाँ पे आप पहले एज अ रेफरेंस जो है वो पेश करो और फिर इसे जो है वो यूज़ कर लो। हमें पता है कि पावर जो है वो एफ इंटू वी के इक्वल होता है, और पावर इज इक्वल्स टू एफ़ की जो वैल्यू वो कितनी है, 30,000। तो और साथ में यहाँ पे कॉस थीटा भी आएगा बेसिकली, क्योंकि दोनों के अंदर थीटा जो है वो चेंज है। तो 30,000 इंटू वेलोसिटी जो है आपके पास 2 है, और साथ में कॉस 0 डिग्री। तो इसे सॉल्व करो तो आपके पास कितनी वैल्यू आएगी, 30,000 मल्टीप्लाइड बाय 2 और कॉस 0 लिखो या नहीं लिखो एक ही बात है। पावर कितनी आ गई, 60,000, और साथ में वॉट जो है वो इसकी यूनिट है। इस केस के अंदर अगर पावर निकालो तो पावर कैसे निकलेगी, एफ इंटू वी और साथ में कॉस थीटा। एफ़ की वैल्यू 30,000 और वी जो आपके पास 2 है, और साथ में कॉस 40 डिग्री। तो 30,000 मल्टीप्लाइड बाय 2 और मल्टीप्लाइड बाय कॉस 40। तो इसका जो आंसर आ रहा है वो आपके पास कितना आ रहा है, 45,962.66, और साथ में जो है वो वॉट जो इसकी यूनिट है। तो ये आपके पास जो है वो आंसर है। पहले वाले केस पार्ट ए का जो आंसर है वो वर्क का इतना है, और जो पावर है उसका इतना है, और दूसरे वाले केस के अंदर जो वर्क का आंसर है वो इतना है और पावर का इतना है, जो कि आपको बुक के अंदर भी शायद कुछ इसी तरह का उन्होंने जो है वो लिख के दिया हुआ है। मैच कर लेते हैं हम लोग। पार्ट ए के अंदर जो आंसर है वो कितना आ रहा है, 1.35 एक्सपोनेंट 6। इस तरह से लिखो या फिर इस तरह से लिखो एक ही बात है। अगर एक्सपोनेंट वाली वैल्यू के अंदर लेके जाओगे तो कैसे, कि ये पॉइंट यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 6, यहाँ तक लेके आने के लिए आपको 6 जो है वो जंप्स लगवानी पड़ेंगी पॉइंट को। तो 1.35 एक्सपोनेंट 6 लिखो या फिर इस तरह से लिखो एक ही बात है। और जो पावर दी हुई है वो 6 एक्सपोनेंट 4 दी हुई है, तो अगर इसे एक्सपोनेंट की फॉर्म में चेंज करोगे तो इतना ही आएगा आंसर। फिर दूसरे केस के अंदर वर्क डन की वैल्यू तकरीबन सही है, हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो सही है। तो यही वाला आंसर है जो बुक के अंदर आपको दिया हुआ है। तो ये था हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 19, और आज की वीडियो का जो है वो आखिरी प्रॉब्लम रह गया जो कि प्रॉब्लम नंबर 20 है। उसे सॉल्व करते हैं और फिर आज की जो वीडियो उसे ख़त्म करते हैं।
बी। जी, तो ये हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 20 है, जो कि आखिरी प्रॉब्लम है आज की इस वीडियो का, और थोड़ा सा लेंदी प्रॉब्लम है। इसके अंदर हमें सबसे पहले तो उन्होंने वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, ए डॉट बी की वैल्यू दी हुई है, और ये तीनों चीज़ें देने के बाद आपसे जो है वो पूछा क्या जा रहा है पार्ट ए के अंदर कि एंगल निकाल के बताओ ए और बी के दरमियान क्या है। ये तो अभी अभी हम लोग जो उनको निकाल के दे देंगे। कैसे कि हमें पता है कि ए डॉट बी जो है वो किसके इक्वल होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर, और साथ में कॉस थीटा। इसकी वैल्यू भी पता है, इसकी वैल्यू भी पता है, इसकी वैल्यू भी पता है, तो थीटा आसानी से निकल आएगा। सिर्फ इसके अंदर जो पुट करो, ए डॉट बी की जगह पे -5 इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए की जगह पे 3, मैग्नीट्यूड ऑफ बी की जगह पे 4, और कॉस आपके पास थीटा। 3 × 4 कितना आएगा 12, और साथ में कॉस थीटा इक्वल्स टू -5। 12 यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, तो -5/12 इक्वल्स टू कॉस थीटा, और थीटा चाहिए तो कॉस वहाँ जाके इन्वर्स हो जाएगा, तो -5/12। इसे सॉल्व करो तो आपके पास थीटा की वैल्यू आ जाएगी, और वो कितनी आ रही है थीटा की वैल्यू, इसके अंदर पुट करके देखते हैं कि कॉस इन्वर्स, और यहाँ पे जो आपके पास -5 है और डिवाइडेड बाय 12 है, तो जो थीटा की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 114.62 डिग्री, और शायद आपकी बुक के अंदर भी यही आंसर है, तो इसका मतलब कि हम लोगों ने सही सॉल्व किया है इसे। हाँ, 114.62, तो ये पहला पार्ट तो हो गया। और अब अगर पार्ट बी की बात करें तो पार्ट बी के अंदर वो हमसे कह रहे हैं कि a प्लस बी का मैग्नीट्यूड और साथ ही साथ a माइनस बी का मैग्नीट्यूड जो है वो निकाल के बताओ। तो हमें दोनों के फॉर्मूले पता है। a प्लस बी का जो आपके पास मैग्नीट्यूड होता है उसका क्या फार्मूला होता है, a के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस का 2a इंटू बी और साथ में कॉस थीटा, और प्लस का b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अच्छा, अब अगर इसको हम लोग रिप्लेस कर दें a डॉट बी से, तो क्या इसकी जगह पे a डॉट बी लिख सकते हैं, यही वाली चीज़ यहाँ पे है, और हमें पता है कि ये वाली चीज़ जो होती है वो a डॉट बी के इक्वल होती है, तो इसकी जगह पे हम लोग a डॉट बी भी लिख सकते हैं अपनी आसानी के लिए, क्योंकि हमें पता है कि a डॉट बी की वैल्यू क्या है, और नहीं तो पूरी कैलकुलेट करनी पड़ेगी, इसके अंदर लंबा हो जाएगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर प्लस का 2 इंटू a डॉट बी, इसको रिप्लेस करके हमने ये लिख दिया, और प्लस का b का मैग्नीट्यूड और इसका स्क्वायर। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करो, a की वैल्यू 3 है तो 3 का स्क्वायर और प्लस का 2 इंटू -5 आ जाएगा, a डॉट बी की वैल्यू जो सवाल के अंदर दी हुई है उन्होंने, और 4 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर जो है वो आपके पास कितना आएगा 9, 3 का स्क्वायर 9, और प्लस माइनस 2 5 10, और यहाँ पे कितना है आपके पास 4 का स्क्वायर 16, 9 और 16 ऐड होंगे तो आपके पास कितना आएगा 25 और माइनस का 10, तो फाइनली जो आंसर आ रहा है वो आपके पास 15 आ रहा है अंडर रूट के अंदर 15 यूनिट्स। a प्लस बी के मैग्नीट्यूड का जो आंसर आया वो आपके पास 15 यूनिट्स आया है। और इसी तरह अगर आपसे बोला जाए कि a माइनस बी निकाला, तो a माइनस बी का भी आप लोगों को जो है वो फार्मूला पता है, सिर्फ यहाँ पे माइनस आता है, तो हम यहाँ से जो है वो टैली कर लेते हैं कि a का स्क्वायर माइनस का 2a डॉट बी और प्लस का b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और अंडर रूट। वैल्यूज़ भी सारी की सारी वही होंगी, सिर्फ बीच में माइनस आएगा, तो हम यहाँ से यहाँ से जो डायरेक्ट लिख देते हैं 3 का स्क्वायर 9 आएगा, और बीच में माइनस का जो आपके पास माइनस का 10 है, या चलो यहाँ पे कन्फ्यूजन ना हो, यहाँ पे वो पूरा सॉल्व कर लो। 3 का स्क्वायर प्लस की जगह पे माइनस, क्योंकि ऊपर माइनस है, और 2 इंटू 1 a डॉट बी की जो वैल्यू माइनस का 5 है, तो यहाँ पे माइनस का 5 और प्लस का 4 का स्क्वायर और ऊपर अंडर रूट। 3 का स्क्वायर 9 और माइनस माइनस अब यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस था अब यहाँ पे प्लस हो जाएगा 10 और प्लस का 16, तो 9 और 6 25 और प्लस आपके पास 10 करोगे तो कितना आंसर आएगा 35। तो अंडर रूट के अंदर 35 यूनिट्स, ये आपके पास आंसर है a माइनस के b का मैग्नीट्यूड का। तो ये पार्ट बी हो गया ये आपके पास जो है वो पार्ट बी है। और अब आखिरी जो पार्ट है पार्ट सी, उसके अंदर वो आपसे क्या बोल रहे हैं
कि ये वाला जो वेक्टर है ए डॉट बी और इसका मैग्नीट्यूड और ए माइनस का बी और इसका मैग्नीट्यूड, अब इसके दरमियान कितना एंगल है वो निकाल के बताओ। फ़र्ज़ करो कि दो वेक्टर उन्होंने आपको दे दिए, इसे मिटाना पड़ेगा कहीं ना कहीं से। चलो यहाँ से मिटा देते हैं पार्ट ए को, और फिर पार्ट सी जो है वो यहाँ से हम लोग जो है वो स्टार्ट कर लेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग अपने आंसर लिख देते हैं कि ए प्लस के बी का मैग्नीट्यूड जो था वो आपके पास 15 अंडर रूट के अंदर यूनिट्स आ रहा था, और ए माइनस के बी का जो मैग्नीट्यूड था वो आपके पास 35 यूनिट्स आ रहा है। अब बोल रहे हैं कि फ़र्ज़ करो कि ये दो जो आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर आए हैं बेसिकली रिजल्टेंट वेक्टर ही होंगे, तो ये जो रिजल्टेंट वेक्टर आए हैं इन दोनों के दरमियान में एंगल कितना है। फ़र्ज़ करो कि एक जो वेक्टर है वो ये जो कि ए प्लस बी है, ऐसे ही हम लोग अपने से बना रहे हैं समझने के लिए, और एक जो वेक्टर ये जो कि ए माइनस का बी है, तो इनके दरमियान जो एंगल है वो आपके पास कितना होगा ये कैलकुलेट करके आप लोगों ने बताना है। तो इसे अगर हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करें तो यहाँ से हम लोग सॉल्व करते हैं पार्ट सी, और यहाँ पे हम लोग सेम उसी तरह से काम करते हैं जैसे हमने पार्ट इसके अंदर किया, पार्ट ए के अंदर। एंगल निकालने के लिए दो वेक्टर्स के दरमियान हम लोगों ने कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया था, ए डॉट बी वाला, कि ए डॉट बी जो होता है यानी कि दो वेक्टर्स का अगर आप लोग डॉट प्रोडक्ट निकाल लो तो पहले वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दूसरे वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड और साथ में कॉस थीटा। अब चूँकि हमने इन्हें जो है वो वेक्टर कंसीडर किया है, एक ये वाला वेक्टर है एक ये वाला वेक्टर है, तो इन दोनों के दरमियान अगर हम लोग डॉट प्रोडक्ट निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे। पहला वाला वेक्टर यानी कि ए प्लस बी, दूसरे वाला वेक्टर यानी कि ए माइनस का बी, इन दोनों का अगर हम लोग डॉट प्रोडक्ट निकालना चाहें तो फॉर्मूला कैसे बनेगा, ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड और ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड और साथ में कॉस थीटा। ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ रही होगी या नहीं पता नहीं, देखते हैं। ए की जगह पे क्या है, ए प्लस बी, बी की जगह पे क्या है, ए माइनस का बी। मतलब यहाँ पे हमने क्या किया है कि वेक्टर ए को जो है हमने कंसीडर किया है कि ये ए प्लस बी है, ए प्लस बी है, और बी वेक्टर को कंसीडर किया है कि ये ए माइनस का बी है, मतलब ये अलग से एक वेक्टर है। तो इन दोनों को देखते हुए जहाँ जहाँ पे ए आ रहा था वहाँ ए प्लस बी डाल दिया, और जहाँ जहाँ बी आ रहा था ए माइनस का बी डाल दिया। इतनी कोई मुश्किल बात नहीं है, आसान सी बात है। इसको हमने एक वेक्टर कंसीडर किया है और ए की जगह पे जो है ये वाली वैल्यू डाल दी, ए जहाँ जहाँ फॉर्मूले के अंदर आ रहा है ए प्लस बी डाल दिया, और इसको हमने दूसरा वेक्टर कंसीडर किया है और बी जहाँ जहाँ आ रहा था वहाँ पे हमने ये डाल दिया। अच्छा, अब अगर हमें थीटा चाहिए तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी होना चाहिए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस का बी भी होना चाहिए, दोनों हमारे पास हैं। ये वाली चीज़ जो है हमें निकालनी पड़ेगी जो कि ए डॉट बी है, यानी कि ए प्लस बी और डॉट ए माइनस का बी, ये वाली चीज़ जो है हमें निकालनी पड़ेगी। और इसे हम लोग किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, सिंपली इन्हें आपस में मल्टीप्लाई कर दो। मतलब बचपन में आप लोगों ने इस तरह की मल्टीप्लिकेशन तो की होगी ना कि x प्लस वाई हो और यहाँ पे 2 माइनस का 3 हो, तो कैसे ये कैलकुलेट, इसे किस तरह से मल्टीप्लाई करते थे। अगर बीच में मल्टीप्लाई हो रहा है तो x पहले इससे मल्टीप्लाई होगा और फिर इससे मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 2x और माइनस का 3x, और फिर यहाँ पे जो आपके पास प्लस का 2y और माइनस का 3y, इस तरह से, यानी कि पहले ये दोनों के साथ और फिर ये दोनों के साथ। तो यहाँ पे भी हम लोग जो है वो कुछ इसी तरह से जो है मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो फ़र्ज़ करो कि पहले a, जब a से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास क्या आएगा, a डॉट a, फिर a जो है वो माइनस के b से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस और माइनस माइनस और a डॉट b। फिर यहाँ पे हमारे पास b है, b जब a से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का b डॉट a, और जब b से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस माइनस और यहाँ पे b डॉट b। और यहाँ पे जो आप लोग वैल्यूज़ पुट कर दो, a प्लस बी की जो वैल्यू वो कितनी है 15 यूनिट्स, तो यहाँ पे हमने 15 जो है वो a प्लस बी के मैग्नीट्यूड की जगह पे जो है वो लगा दिया। a माइनस बी की जगह पे हम लोग जो है वो 35 लगाएंगे, तो इन दोनों की वैल्यूज डाल दी हमने। और यहाँ पे कॉस थीटा, इसको थीटा डैश बोल दो क्योंकि एक थीटा जो हम लोग पहले कैलकुलेट कर चुके हैं, या फिर इसे जो आप लोग अल्फ़ा भी बोल सकते हो,
अगर डिफ्रेंशिएट करना है तो ये वाला जो एंगल है ये आपके पास फ़र्ज़ करो कि अल्फ़ा है। अच्छा, अब अगर यहाँ पे देखें तो ये दोनों आपस में कट रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने, या फिर अगर यहाँ पे एक रेफरेंस दें तो हमें पता है कि ए डॉट बी इक्वल होता है आपके पास बी डॉट ए के, है ना। तो इसकी जगह पे हम लोग यूँ लिख सकते हैं कि ए डॉट बी इक्वल्स टू ए डॉट बी। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं क्योंकि दोनों की वैल्यूज़ जो हैं वो सेम होती हैं, दोनों आपस में इक्वल होते हैं। हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अंदर देखा था। तो ये प्लस के साथ है, वो माइनस के साथ है, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। माइनस का ए डॉट बी और प्लस का ए डॉट बी या फिर बी डॉट ए एक ही बात है, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। और ए डॉट ए का जो आंसर आता है आपके पास वो क्या आता है, ए डॉट ए का आंसर क्या आता है, इसे भी अगर हम लोग, इसे बेसिकली हम लोगों ने प्रॉपर्टीज़, सबसे पहली जो प्रॉपर्टी थी शायद वो यही वाली थी कि अगर एक वेक्टर जो है वो दूसरे वेक्टर के पैरेलल में हो, दोनों आपस में पैरेलल हो वेक्टर, तो उनका जो आपके पास डॉट प्रोडक्ट है वो कैसे निकलता है। तो एंगल बेसिकली यहाँ पे 0 हो जाता है। और बेसिकली यहाँ पे हमारे पास ये आंसर आना था स्क्वायर। कैसे आया था, ए डॉट ए जो है वो कैसे लिखेंगे हम लोग, मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर, और साथ में कॉज 0 डिग्री, क्योंकि दोनों पैरेलल हैं आपस में, 0 डिग्री। कॉज 0 जो वो आपके पास किसके इक्वल होता है, 1 के। तो कॉज 0 लिखो या ना लिखो एक ही बात है। अब ये दोनों चूँकि ए हैं तो दोनों मल्टीप्लाई हो सकते हैं, दोनों मैग्नीट्यूड के अंदर भी हैं, तो दोनों का आप स्क्वायर लगा दो। तो बस ये इस तरह से आएगा यहाँ पे। और अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो प्रॉपर्टीज़ वाली वीडियो जो है वो रिवाइज करो, उसके अंदर आपके पास ये वाली चीज़ का आंसर जो है इस तरह से हमने निकाला हुआ है। ये दोनों तो कट गए, बीच में माइनस का साइन, और इसका भी आंसर यही आ जाएगा कि बी का स्क्वायर, बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल्स टू, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा। रूट की जो है आपके पास प्रॉपर्टी होती है कि रूट के अंदर अगर आपके पास दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हूँ तो आप उन्हें एक रूट के अंदर लिख सकते हो। तो 15 मल्टीप्लाई बाय 35 ये सेम रूट के अंदर जाएंगे, और इन्हें जब हम लोग मल्टीप्लाई करवाएंगे तो जो आंसर आएगा वो अगले स्टेप पे हम लोग लिखेंगे। पहले यहाँ पे ए का मैग्नीट्यूड जो कि 3 है तो 3 का स्क्वायर, माइनस बी का जो मैग्नीट्यूड है वो 4 है तो 4 का स्क्वायर इक्वल्स टू, अब जो है इसे मल्टीप्लाई करवाओ, 15 मल्टीप्लाइड बाय 35 तो 5 to 5 अंडर रूट के अंदर, और आपके पास कॉस अल्फ़ा, 3 का स्क्वायर 9, और यहाँ पे जो आपके पास 16 आ रहा है इक्वल्स टू 5 to 5 अंडर रूट के अंदर, और साथ में कॉस अल्फ़ा। ये जब आपस में माइनस होंगे तो 9 माइनस का 16 क्या आता है, माइनस का 7 इक्वल्स टू 5 to 5 अंडर रूट के अंदर, और यहाँ पे कॉस अल्फ़ा। अब आप जो है वो कॉस अल्फ़ा जो है वो यहाँ पे लिखो, और ये यहाँ पे लाके डिवाइड कर दो, तो माइनस का 7 और अपॉन में 5 to 5 अंडर रूट के अंदर। फिर अल्फ़ा की वैल्यू चाहिए तो कॉस वहाँ पे जाके इन्वर्स हो जाएगा, माइनस का 7 अपॉन में 5 to 5 अंडर रूट के अंदर। और इसे जब आप लोग सॉल्व करोगे तो आपके पास फाइनली अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी। तो सॉल्व करके देखते हैं। कॉस इन्वर्स माइनस का 7 और डिवाइडेड बाय आपके पास रूट के अंदर 5 to 5, और इसका जो आंसर है वो कितना आ रहा है 107.7। तो इसके साथ अगर मैच करें आपकी बुक के साथ तो आपके बुक के अंदर भी जो आंसर है वो यही है, तो इसका मतलब कि हम लोगों ने सही परफॉर्म किया है। आंसर कितना आ रहा है 107.78 डिग्री। तो ये आपके पास पार्ट सी का आंसर है, और इसी के साथ जो आज के प्रॉब्लम हम लोगों ने करने थे वो ख़त्म हुए। अब इसके 4 प्रॉब्लम जो वो रह गए, जो कि 2.21 है, 22 है, 23 है, और आपके पास जो है वो 24 है। तो ये अगली वीडियो के अंदर हम लोग कवर करेंगे, जिसके बाद ये चैप्टर जो है वो कम्प्लीटली हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।